मैं इस वक्त कोई 9 बरस का रहा हूँगा जब एक रात इजाज चचा अपनी नई नवीली दुल्हन महापारा चची के साथ पहली बार हमारे घर आए थे। वो जाड़ों की एक ठिठुरती हुई रात थी। हसब मामूल सर शाम ही कोचा वाओ बाजार सुनसान हो गए थे। मगरिब के बाद खाना खिलाकर अम्मी जान ने हम तीनों बहन भाइयों को सोने के लिए कमरे में भेज दिया था और ख़ुद बाबूजी के साथ बैठक में जा बैठी थीं। ये तक़सीम हिंद से 1 साल पहले का जिक्र है। मेरे बाबूजी रियाज अहमद सिंध के एक दूर उफ्तादा स्टेशन पर बहैसियत स्टेशन मास्टर तैनात थे। स्टेशन से मुल्हका रेलवे कॉलोनी में हमारा खासा कुशादा क्वार्टर था। इस स्टेशन पर 24 घंटे में सिर्फ 2 बार ट्रेनों की आमदोरफ़त होती थी, एक सुबह 7 बजे और एक रात 9 बजे। गालिबन इजाज़ चचा रात वाली ट्रेन से हमारे शहर पहुँचे थे। बाबूजी का ताल्लुक़ इलाहाबाद के एक मुज़ाफ़ाती इलाक़े से था, मगर जब से इन्होंने रेलवे की मुलाज़मत इख्तियार की थी, अपने आबाई घर में टककर रहना नसीब नहीं हुआ था। कभी ईद त्योहार या किसी गमी खुशी में 2-4 दिनों के लिए जाते और मेहमानों की तरह ठहर कर वापस लौट आते। मुलाज़मत में आए इन्हीं कम वाओ बेश 12 बरस बीत चुके थे। वो सिंध और पंजाब के मुख्तलिफ अज़ला में छोटे बड़े स्टेशनों पर खिदमत अंजाम देते रहे थे। आजकल उनकी पोस्टिंग सिंध के इंतहाई दूर उफ्तादा इलाके के एक छोटे से शहर के स्टेशन पर थी। इस शहर में आए इन्हीं कोई 2.5 बरस बीत चुके थे। इस दौरान वो एक बार भी अपने वालिदैन से मिलने अपने आबाई शहर नहीं जा सके थे। 3 बरस पहले हम सब हमारी इकलौती फूफी रुखशंदा की शादी पर गाँव गए थे और वहीं पहल ये बार मैंने इजाज़ चचा को देखा था। वो लंबे कद और छुरीरे जिस्म के एक वजीह और खूबरू इंसान थे। वो मुझे बेहद अच्छे लगे थे। इन्होंने अपने दाएं हाथ से मेरे बालों को बिखेरते हुए प्यार भरे लहजे में पूछा था, क्यों वली कैसे हो? मैं अपने बहन भाइयों में सबसे बड़ा था, इसीलिए वो हमेशा मुझे वली अहद कहते थे और उनका वली अहद कहना मुझे अच्छा लगता था। 2 रोज़ कबल एक गार्ड के ज़रिए दादा अब्बा की तरफ से एक चिट्ठी मौसूल हुई थी, जिससे हालात के बारे में कुछ आगाही तो ज़रूर हुई थी, मगर ये पता नहीं चल सका था कि इजाज़ चचा कब तक यहाँ पहुँचेंगे। अलबत्ता ख़त मिलते ही अम्मी जान ने हमारे कमरे के साथ वाला कमरा उनके लिए ठीक कर दी था, बिस्तर पर नई चादर बिछा दी थी और बाथरूम में नया तौलिया रखवा दिया था। दादा अब्बा का ख़त पढ़कर बाबूजी किसी अनजानी तशवीश में मुब्तला हो गए थे। अम्मी जान भी फ़िक्रमंद नज़र आ रही थी, मगर वो इस बात से खुश थीं कि बरसों बाद उनके घर कोई ससुराली रिश्तेदार आने वाला था। मेरे छोटे भाई बहन असद और तहमीना सो चुके थे। मैं भी सोया हुआ था, मगर किसी आहट से मेरी ऊँख खल गई थी। मैंने बिस्तर से उतरकर कमरे के नीमवा दरवाजे के कुबाड़ से बैठक की तरफ झांका था। बैठक के कोने में तपाई पर लालटेन धरी थी और सामने बेड की करसीम में से एक पर बाबूजी बैठे थे। उनके सामने सोफे पर अम्मी जान बैठी थीं। दोनों के चेहरों पर फिक्रमंदी और परेशानी लर्ज़ां थी। आपने स्टेशन पर तो किसी को बता दिया है ना? अम्मी जान ने धीमी आवाज़ में सवाल किया। कुली दीन बख्श की ड्यूटी लगा दी है। वो उनके सामान समेत इन्हीं बहिफाजत घर पहुंचा देगा। बाबूजी ने कमरे के दाखिली दरवाजे की तरफ देखते हुए जवाब दिया। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। शायद आ गए, बाबूजी ने कहा और कानों के गर्द मफलर लपेटते हुए उठ खड़े हुए। अम्मी जान कोने में धरी लालटेन उठाकर उनके पीछे चली थीं। मैं भी उनकी मिलता हुआ उन दोनों के पीछे आ खड़ा हुआ था। फाटक खुलने के बाद पहले कुली दीन बख्श अंदर दाखिल हुआ था। इसके सर पर एक दरमियाना साइज का बकस था। इसने बाबूजी को सलाम करके बकस फर्श पर रखते हुए कहा, ले जाए सरकार, हम आपके मेहमान ले आए। बाबूजी ने पर इश्तियाक नज़रों से फाटक की तरफ देखा। इजाज़ चचा अंदर दाखिल हो रहे थे। बाबूजी तेज़ी से आगे बढ़कर गर्मजोशी के साथ उनसे बगलगीर हुए थे। उनके पीछे सियाह बुर्क़े में मलफूफ चेहरे पर निकाब डाले खातून खड़ी थीं। अम्मी जान इन्हें देखते ही तेज़ी से आगे बढ़ने और इन्हीं गले से लगा लिया। चलो अंदर चलो, बाबूजी ने गेट बंद करते हुए कहा और सब लोग बरामदे की सीढ़ियों चढ़ते कमरे की तरफ बढ़ गए। बाहर की निस्बत कमरा खासा गर्म था। इजाज़ चचा बाबूजी के पहलू में सोफे पर बैठ चुके थे, जबकि महापारा चची सोफे के दाएं जानिब खड़ी थीं। अरे तुम भी बैठो ना, अम्मी जान ने अपनायत भरे लहजे में मुखातब किया। और ये किया, अब तक तुमने चेहरे से निकाब भी नहीं उठाया। यह सब अपने हैं। एजाज़ चचा ने चची की तरफ देखकर नरम लहजे में कहा, यहाँ पर्दे की ज़रूरत नहीं, बुर्का उतार दो और नहीं तो किया। अम्मी जान चहकती आवाज़ में बोलीं, हम भी तो देखें अपने इजाज़ मियां की पसंद। अम्मी जान ने आगे बढ़कर उनके चेहरे से निकाब उलट दिया। निकाब के उलटते ही जानू कमरे में उजाला फैल गया।
बाबूजी और अम्मी जान ने हैरान नज़रों से एक दूसरे की जानिब देखा, फिर उनकी मतअज्जुब और तहसीन आमेज़ नज़रें माहपारा चची के चेहरे पर जा ठहरी थीं। मैं टिकटिकी बांधे उनकी तरफ देख रहा था। सियाह बुर्क़े की ओट से उनका चेहरा बादलों में घिरे चंद जैसी लग रहा था। घनी सियाह पलकों से भी परकशिश आंखों से पल भर को इन्होंने बाबूजी और अम्मी जान की तरफ देखा और अपना हाथ संदली पेशानी तक ले जाकर आदाब कहा। कमरे की साकिन फिजा में लहजा भर को उनकी नक़रई आवाज़ का अरताश जागा। फिर इन्होंने अपनी रोशन आंखों के दरीचों पर पलकों की चिलमिन गिरा ली थी। उनका हुस्न बेमिसाल देखकर मेरे नन्हे से दिल पर अजब असर हुआ था। मुझे पहली ही नज़र में इनसे शदीद इश्क हो गया था। माहपारा चची जब तक बैठक में मौजूद रहीं, मेरी निगाहें उनके हसीन चेहरे पर मरकूज़ रहीं और जब वो इजाज़ चचा के साथ अपने कमरे में चली गईं तो मजबूर मुझे भी अपने कमरे में जाना पड़ा। रज़ाई में मैंने आँखें तो बंद कर लीं, मगर नींद मेरी आँखों से कोसों दूर थी। चची का चमचे हरा और सितारा आँखें मेरी आँखों में घूम रही थीं और उनकी मुतरन्नम आवाज़ मेरी समाअतों में गूंज रही थी। मैंने बच्चों के रिसालों में परियों की कई कहानियाँ पढ़ी थीं। माहपारा चची को देखकर मैंने सोचा कि होना हो वो कोई परी हैं। अलिफ नून के बारे में सोचते सोचते जाने कब मुझे नींद आ गई और वो मेरी पलकों की डोली से उतरकर मेरे सपनों की नगरी में चली आईं। अलिफ गले रोज़ अलिफ नहीं देखते ही मेरे दिल को पक्का यकीन आ गया कि वो परी हैं। दिन में सबसे पहले जाग गया था। मैं दिन के उजाले में इस चंद के टुकड़े यानी माहपारा को देखना चाहता था। इजाज़ चचा भी किसी चंद नगर के शहजादे से कम नहीं थे। बाबूजी अक्सर फ़ख्री कहा करते थे, इजाज़ हम सब भाइयों में सबसे ज़्यादा खूबरू और ज़हीन है। बाबूजी के उन समेत 4 भाई थे। दादा अब्बा एक बाशूर और रोशन ख़याल इंसान थे और उनकी ख्वाहिश थी कि उनके बेटे पढ़ लिख कर अच्छे मकाम हासिल करें, मगर बड़े ताया 5 जमातों से आगे नहीं पढ़ सके और दादा अब्बा के साथ ज़मीनों के बखेरों में उलझ गए। मुंझले ताया मिडिल तक पहुंच पाए और गांव के इकलौते स्कूल में मास्टर हो गए। फिर बाबूजी इंटर के बाद रेलवे में मुलाजिम हो गए। इजाज़ चचा तीनों भाइयों और इकलौती बहन रुखशंदा से छोटे थे और गांव के पहले नून वजवान थे जो ग्रेजुएशन के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी गए थे। यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में उनका रूममेट एक हिंदू लड़का शंकर था। शंकर का ताल्लुक़ एक गरीब घराने से था। अपनी जहानत, लियाकत और बेहद मेहनत की बना पर यूनिवर्सिटी तक पहुंचा था और अब भी ट्यूशन करके गुजारा करता था। हॉस्टल से ज़रा फासले पर एक हिंदू कॉलोनी थी। दूर तक हवेली नुमा मकानात फैले हुए थे। वहीं एक बड़े ताजिर सेठ वनामल के घर शंकर इसके छोटे बेटे कृष्णा को ट्यूशन पढ़ाने जाता था। अचानक एक दिन इसके घर से इत्तला आई कि इसके पता की तबीयत सख्त ख़राब है। इसे फ़ौरन बुलाया गया था। इन्हीं दिनों कृष्णा के इम्तिहान हो रहे थे। शंकर छुट्टी नहीं कर सकता था, मगर गांव भी जाना ज़रूरी था। सो उसने इजाज़ चचा से गुजारिश की कि इसकी गैर मौजूदगी में वो सेठ के घर जाकर उसके बेटे कृष्णा को ट्यूशन पढ़ा दें। मुझे जाने में कोई आर नहीं, इजाज़ चाचा धीमे लहजे में कहा, मगर पहले उनसे मालूम कर लो, शायद इन्हें इतराज़ हो। अलिफ एक मुसलमान का पढ़ाना शायद वो पसंद ना करें। बात तो ठीक थी। हनदुओं में मुसलमानों के खिलाफ छूत-छात का मरज़ आम था। कोई मुसलमान करीब से गुजर जाता, अलिफ कसर हिंदू नजस हो जाते थे, मगर शंकर ने इस मसले का ये हल निकाला। तुम वहाँ बताना ही नहीं कि तुम मुसलमान हो। क्या मतलब? इजाज़ चचा ने कुछ ना समझते हुए हैरानी से पूछा। तुम वहाँ रिश्ता करने तो नहीं जा रहे? शंकर मुस्कुराया। तो फिर अपना शजरा नस्ब बताने की ज़रूरत ही क्या है? सेठ जी सुबह मुँह अंधेरे के गए, रात भीगने के बाद घर लौटे हैं। घर में 2-4 नौकर चाकर और एक बेपचारी सेठानी जी और कृष्णा होता है। जाकर खामोशी से पढ़ा कर आ जाया करना। मुझे वहाँ सब मास्टर जी कहते हैं, तुम्हें उसी नाम से पुकारा जाएगा। ना अपना नाम बताने की ज़रूरत होगी, ना ही किसी को पता चलेगा कि तुम मुसलमान हो। शंकर की मजबूरी के पेश नज़र उसकी मदद के ख्याल से इजाज़ चचा ने उसकी बात मान ली और अगले दिन सर शाम सेठ जी कहवेली जा पहुँचे। शंकर ने वह पहले ही बता दिया था कि इसकी गैर मौजूदगी में दूसरे मास्टर जी पढ़ाने आएंगे। सोनूकर ने इन्हें बसद एहतिराम दालान में बिछे तख्त पर ला बिठाया। सामने ही एक मेज़ के गर्द 2 कुर्सियाँ रखी थीं और मेज़ पर कुछ किताबें बेतरतीबी से पड़ी थीं। कृष्णा कहाँ है? इजाज़ मियाँ ने मेज़ पर बिखरी किताबों की तरफ देखत ये हुए सवाल किया। बस अभी आते ही होंगे, नौकर ने जवाब दिया। ठीक उसी लम्हे कोने में मौजूद लकड़ी के जीने से एक 9-10 बरस का लड़का धड़-धड़ सीढ़ियों फलांगता नीचे उतरा। इसके पीछे एक 15-16 बरस की लड़की हाथ में एक लंबी छड़ी लिए दौड़ती चली आ रही थी।
एजाज मियां ये अफरा तफरी देखकर अपनी जगह से घबराकर उठ खड़े हुए। मास्टर जी बचाया। लड़का उनके पीछे जा छपा और लड़की खिलाफ तवक्को अपने सामने एक हसीन वाउ जमील अजनबी नौजवान को देखकर हैरत ज़दा सी खड़ी रह गई। खुद एजाज मियां आंखें फाड़े मुंह खोले हैरत की तस्वीर बने इस हूर को तके जा रहे थे। दोनों की निगाहें बाहम मुतसादिम थीं और दिल एक नए अंदाज से धड़क रहे थे। चंद्रमुखी। तभी अंदर से किसी ने आवाज़ दी। आवाज़ पर उन दोनों की महूरियत टूट गई। चंद्रमुखी ने चौंक कर अंदर की तरफ देखा और आई माताजी कहती अंदर चली गई और एजाज मियां अपने सीने पर हाथ धराधप से कुर्सी पर बैठ गए। ये चंद्रमुखी दैदी भी ना कृष्णा के लहजे में शिकायत थी। राम जाने कब उनका बया होगा और कब उनसे मेरी जान छूटेगी। इतनी बुरी तो नहीं लगती। एजाज मियां ने अंदर की तरफ निगाह करते हुए बेहद धीमी आवाज़ में कहा। अरे बुरी कहूँ, वो तो बहुत अच्छी हैं। कृष्णा ने फौरी तौर पर अपना बयान बदल लिया। मुझसे बेहद प्यार करती हैं, माताजी कहती हैं चंद्रमुखी अपने इकलौते लाडले भाई की खातिर कुछ भी कर सकती है। अपनी जान दे भी सकती है और किसी की जान ले भी सकती है। एजाज मियां ने कृष्णा की बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो मुतलाशी निगाहों से इस दरवाजे की तरफ देखते रहे जहां से अभी अभी चंद्रमुखी अंदर गई थी। चंद्रलिखी और एजाज चचा की ये पहली मुलाकात थी और पहली ही मुलाकात में वो एक दूसरे के तीर नज़र का शिकार हो गए थे। एजाज चचा 8 रोज़ तक कृष्णा को पढ़ाने सेठ वनामल के घर जाते रहे। कृष्णा को इन्होंने जो पढ़ाया सो पढ़ाया मगर चंद्रमुखी से इश्क का सबक खूब पढ़ा। झरोकों चिलमनों से तानक झानक के साथ छुप छुपा कर मुलाकातों का सिलसिला भी चल निकला और उन 8 दिनों में 8 बरसों 8 सदियों का सफ़र तय हो गया। शंकर लौट आया तो एजाज चचा का सेठ के घर जाने का सिलसिला मौकूफ हो गया, मगर वो इश्क की आग जो दोनों तरफ बराबर लगी हुई थी बुझ न सकी, बल्कि जुदाई के इन लम्हों ने इस आग को और हवा दी और एक रात चंद्रमुखी कृष्णा की उंगली थामकर एजाज चचा से मिलने उनके हॉस्टल चली आई। जाजी, मैं तुमसे मिले बिना जिंदा नहीं रह सकती। वो उनके सीने पर सर रखे ससक रही थी। इस सच्चाई से वो खूब वाकिफ थे। वो खुद भी तो चंद्रमुखी का चंद सा मुखड़ा देखे बिना जिंदा रहने का तसव्वुर भी कर सकते थे। चंद्र भी सरकारी स्कूल में 8वीं जमात की तालिबा थी। इसकी फूफी ज़ाद बहन नंदनी भी इसके साथ पढ़ती थी। चंद्रमुखी ने उसे अपना रज़दार बनाकर अपने इश्क का अहवाल इससे कह सुनाया। तो पागल तो नहीं हो गई चंद्रलिखी? नंदनी ने खौफज़दा नज़रों से उसकी तरफ देखा। इश्क और वो भी एक मुसलमान से। दद इश्क ज़ात पात दीन धर्म कुछ नहीं देखता। ये तो बस हो जाता है। चंद्रमुखी ने जज्ब की सी कैफियत में जवाब दिया। नंदनी की मुँह नहीं थी। सौतेली मुँह नंदनी के साथ जुल्म ना कर सके, उसी ख्याल से इसके पता ने दूसरा बयान नहीं किया था। वो सुबह से घर से निकलते और रात गए घर में दाखिल होते। तमाम दिन नंदनी एक बूढ़ी नौकरानी के साथ घर में अकेली ही होती थी। नंदनी का घर चंद्रमुखी और एजाज चचा की मुलाकातों का महफूज ठिकाना साबित हुआ था, मगर कुछ ही अरसे बाद नंदनी का बया हो गया और वो ससुराल सुधार गई और इस तरह चंद्रमुखी और एजाज चचा की मुलाकातों का ये ठिकाना ख़त्म हो गया। एक बार फिर फ़रक़त के अंधेरे इन दोनों का मुक़द्दर बन गए थे, मगर वो दोनों मोहब्बत की इस मंजिल पर पहुंच चुके थे जहां एक दूसरे को देखे बिना, एक दूसरे से मिले बिना जिंदा नहीं रह सकते थे। कभी एजाज चचा चंद्रमुखी के स्कूल के गेट पर जा पहुंचे तो कभी चंद्रमुखी कृष्णा को साथ ले किसी सहेली के घर जाने का बहाना बनाकर उनसे मिलने उनके हॉस्टल आ जाती थी। यूं ही कई महीने बीत गए। चंद्रमुखी के सालाना इम्तिहान होने तक ये सिलसिला चलता रहा। इम्तिहान मुख्तिम होते ही चंद्रमुखी के घर में इसके बया का हंगामा जाग उठा। बचपन में ही उसका लगन इसके पता के दोस्त सेठ राम मरारी के बेटे श्याम मरारी से हो चुका था, अब फ़कत विदाई बाकी थी। चंद्रमुखी इस रिश्ते से वाकिफ नहीं थी। अब जो पता चला तो इसके सर पर गोया आसमान टूट पड़ा। एजाज चचा खुद भी ये दास्तान सुनकर सुन हो गए थे। वो चंद्रमुखी के इश्क में इतने डूब चुके थे कि अब उभरना मुमकिन ही नहीं था। इधर 4 रोज़ बाद चंद्रमुखी की बारात आने वाली थी। चंद्रमुखी कुएं में कूदकर जान देने को तैयार थी, मगर श्याम मरारी के साथ विदा होने को तैयार ना थी। घर में इसके मानजा की तैयारी हो रही थी। तेल आवटन बिन रहा था मगर इसकी जान पर बनी थी। हर गुजरते लम्हे के साथ बना आवटन के इसका चेहरा जर्द पड़ता जा रहा था। इसका नन्हा चहेता और किसी हद तक इसका राजदार भाई कृष्णा इसके चेहरे के पल पल बदलते रंग देखकर परेशान हो रहा था। डैडी, तुम ठीक तो हो? इसने इसके जर्द चेहरे को प्यार से छूते हुए पूछा। तू जानता है ना कृष्णा? चंद्रमुखी ने परेशान नज़रों से कृष्णा की तरफ देखते हुए कहा।
कल धोखा बारात आ जाएगी और शाम मरारी मुझे बया कर ले जाएगा। तो फिर किया हवा? कृष्णा ने हैरानी से जवाब दिया। सभी लड़कियों की शादी होती है। नंदनी दादी भी तो बया अपने ससुराल चली गईं, अब तुम भी। मगर मैं शादी नहीं करना चाहती। चंद्रमुखी ने तड़पते लहजे में कृष्णा की बात काटी। मेरा मतलब है कि इस मूर्ख शाम मरारी से अच्छा मेरा एक काम करेगा। बोलो दादी। बहन को परेशानी और उलझन में देखकर वो खुद भी उलझ गया था। तो जरा जाकर मास्टर जी को बल्ला ला, घर के पिछवाड़े बेरी के पेड़ तले, मैं वहीं मौजूद हूँगी। मगर दादी, अगर किसी ने देख लिया तो? कृष्णा की धीमी आवाज में अंदेशे बोल रहे थे। बल्ला से कोई देख ले? चंद्रमुखी बेबसी से रो पड़ी। अच्छा है एक बार ही कोई काट के डाल दे, ये पल पल मरने से तो जान छोटेगी। कृष्णा बहन के रोने पर तरप उठा था और चुपके से जाकर इजाज मियां को घर के पिछवाड़े बल्ला लाया था। तुम मास्टर जी से बात कर लो, मैं यहाँ खड़ा हूँ। उसने चंद्रमुखी के कान में सरगोशी की। कोई आया तो तुम्हें आवाज दे दूंगा। चंद्रमुखी ने नन्हे से भाई को ममनून नजरों से देखा और तेजी से इस सिमत बढ़ गई जहां इजाज चचा इसका इंतजार कर रहे थे। इन्हीं सामने पाकर वो फूट फूट कर रो दी। कुछ करो जाजी, कुछ कर, दूर ना हमारे हाथ से निकल जाएगा। इजाज चचा की कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि करें तो क्या करें। चंद्रमुखी सब कुछ छोड़ छाड़ान के साथ फरार होने को तैयार थी, मगर वो उसे इस तरह भगा ले जाने के लिए तैयार ना थे। वो अपने वालिद की फितरत से वाकिफ थे। जानते थे वो उनके इस जुर्म को कभी मुआफ नहीं करेंगे और उस एक घर के सिवा और कोई ठिकाना भी ना था जहां वो चंद्रमुखी को ले जा सकते। क्यों ना हम मद्रास नंदनी के घर चल ये जाएं? चंद्रमुखी पर जोश लहजे में बोली। पागल होती हो? इजाज मियां सटका कर बोले। वहीं जाने से तो बेहतर है कि मैं तुम्हें अपने घर बाजी के पास ले जाऊं। दोनों कितनी ही देर सोचते और गौर करते रहे। कल इसकी बारात आने वाली थी। उनके पास सिर्फ आज की रात थी। आधी रात के बाद मिलने का वादा करके वो रुखसत हुए। चंद्रमुखी के दिल की अजब हालत थी। वो आधी रात को दबे पांव जब बाहर की तरफ बढ़ी थी तो कृष्णा ने इसका रास्ता रोक लिया। जा रही हूँ दादी? हमेशा के लिए? हाँ मेरे भाई। उसने बेसाख्ता उसे गले से लगा लिया। किसी को बताना मत। जान भी ले लेंगे तो नहीं बताऊंगा। इसने पर अज़्म लहजे में यकीन दिलाया था।